कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान से पाठ 5 मानव संसाधन, भूगोल का भी पाठ 5 ही है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले जनसंख्या या आबादी किसे कहते हैं? तो किसी क्षेत्रीय इकाई जैसे कि गांव, शहर, देश या आदि में रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम वहाँ की जनसंख्या या आबादी कहते हैं। तो जनसंख्या जो बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान करता है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले तो महिला, पुरुष व बच्चों की कुल जनसंख्या वो बताता है, और वर्ष 2021 में जो जनगणना होने वाला है उस जनगणना में ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। फिर जनसंख्या का शहरी व ग्रामीण वितरण भी बताता है कि कितनी जनसंख्या का कुल भाग शहर में निवास करता है और कितना जनसंख्या गांव में निवास करता है। फिर साक्षरता का जो दर है वह भी ज्ञात हो जाता है, और शिक्षा का जो स्तर है वो भी ज्ञात हो जाता है कि कितने प्रतिशत लोग कितने क्लास तक या हायर एजुकेशन या 10वीं तक या 5वीं तक पढ़े लिखे हैं, इसका भी पता चल जाता है। फिर जो भी उनके पास प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, कार है, तो इस तरह से उनकी संपन्नता भी पता चलती है कि कितनी उनकी आर्थिक संपन्नता है। फिर धर्म, जाति, भाषा आधारित आंकड़े भी प्राप्त हो जाते हैं कि कितने लोग कौन सी भाषा बोलते हैं और किस धर्म के लोग निवास करते हैं। अभी वर्ष 2021 में जो जनगणना होना है उसमें जाति को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी, उसमें सोशल इकोनॉमी स्टेटस, सामाजिक आर्थिक स्थिति, उसके लिए अलग से आंकड़े जुटाए गए थे। लेकिन 2021 में जाति आधारित नहीं होगा, यह बात पहले से ही सरकार के द्वारा स्पष्ट कर दी गई है। फिर हम देखते हैं कि ये जनगणना शुरू हुई थी, यह वर्ष 1872 में शुरू हुई थी। पहली बार जनगणना का कार्य किया गया था, किंतु समकालीन नहीं था, मतलब अलग अलग समय पर अलग अलग भागों में किया गया। और अंग्रेजों के जमाने में ये किया गया था, तो जो उस समय के गवर्नर जनरल जो थे वो थे जनरल मेयो, उनके समय में ये 1872 में ये पहली बार हुआ था। लेकिन चूंकि यह पूर्णकालिक नहीं था, और फिर उसके बाद 9 वर्ष बाद 1881 में पहली बार जनगणना पूरे देश में एक ही समय पर किया गया था। तो 1872 से यदि गिनती शुरू करें, 2011 में जो जनगणना हुआ है वह हमारा 15वीं जनगणना है, 16वीं जनगणना। लेकिन यदि आज़ादी के बाद से देखें हम तो यह 8वीं जनगणना मानी जाएगी। लेकिन यदि हम इस 1872 को पहला जनगणना माने तो यह 16 बार होगा। अब हम देखते हैं मानव संसाधन। मानव संसाधन वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में दिखाती है। मानव जनसंख्या को शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा व अन्य सेवाओं में निवेश किया जाता है, तब यह निवेश के परिणाम स्वरूप मानव जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। किसी भी जनसंख्या जो होती है उसके अर्थव्यवस्था पर एक दायित्व है, लेकिन जब सरकार के द्वारा जनसंख्या को शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा व अन्य सेवाओं में उस पर निवेश किया जाता है, तो इसका जो परिणाम आता है वह मानव संसाधन के रूप में वह जनसंख्या परिणित हो जाती है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या का या आबादी का वह हिस्सा जो उत्पादन कार्य करती है उसे ही मानव संसाधन कहते हैं। कुल जनसंख्या और वृद्धि दर अगर हम देखें, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1,21,01,93,422 थी, जो लगभग 121 करोड़ 2 लाख थी। और वहीं अगर हम देखें वर्ष 2001 की जो जनगणना थी, ये 1,02,86,18,821 थी, जो लगभग 2,86,00,000 के लगभग थी। तो इसका मतलब जो बढ़ोतरी हुई है वह लगभग 20 करोड़ लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जो प्रतिशत में हम देखें तो लगभग 17% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। संसार की बात करें, विश्व की बात करें, तो भारत में लगभग 17.5% लोग यहाँ पर निवास करते हैं, और जो सबसे पहले स्थान पर है वह है 20% जनसंख्या पूरे संसार की, और वह चीन में निवास करती है। तो दूसरे स्थान पर भारत आता है पूरे विश्व में। फिर हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वर्ष 2001 में 2,08,32,134 थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर के 2,55,45,198 हो गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो जनसंख्या का वृद्धि है वह 43 लाख के करीब है।
जनसंख्या घनत्व, तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या का उसके प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले जनसंख्या के अनुपात को ही जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। इसका सूत्र यह है कि जनसंख्या का घनत्व बराबर उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे उस क्षेत्र की क्षेत्रफल जो वर्ग किलोमीटर में होगी। तो उससे अगर हम भाग लगा दें तो इन दोनों के बीच में जो अनुपात आएगा वह अनुपात ही उस क्षेत्र का जनसंख्या का घनत्व कहलाएगा। और जनसंख्या का घनत्व हम देखें भारत का प्रति एक वर्ग किलोमीटर में, यह वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार है 382। अगर हम घनत्व की दृष्टि से देखें तो सबसे अधिक घनत्व या घना बसा हुआ जो राज्य है वह है पश्चिम बंगाल, जिसका जो घनत्व है वह प्रति वर्ग किलोमीटर 903 है। न्यूनतम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 13 लोग ही निवास करते हैं। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इसमें सबसे अधिक जो है वो दिल्ली है, प्रति वर्ग किलोमीटर में 9340 लोग निवास करते हैं। और सबसे कम घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, जहां पर 43 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अब हम छत्तीसगढ़ की अगर आंकड़ों को गौर करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का जो घनत्व है वह 189, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में 189 लोग निवास करते हैं। और इसमें घना जो है वो जांजगीर चांपा है। जांजगीर चांपा का जिले का घनत्व जो है वो 420 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम घनत्व वाला जिले बीजापुर और नारायणपुर, जहां की घनत्व है वह केवल 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब हम देखेंगे जन्म दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे ही जन्म दर कहते हैं। यह जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में सदैव जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। देश की जनसंख्या का वितरण अगर हम देखें स्टूडेंट, जो पहला चित्र है ये ग्रामीण जनसंख्या का है। तो भारत की लगभग 69% जनसंख्या गांव में निवास करती है। और दूसरा जो चित्र है वो शहर को इंगित करता है, उसमें 31% जनसंख्या शहर में निवास करती है। तो शहर में निवास करने की जो जनसंख्या है वह प्रति 10 वर्षों में आंकड़ों से प्राप्त से पता चलता है कि इसकी जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। इसी का दुष्परिणाम है कि शहरों में प्रदूषण, गाड़ियों की संख्या और जो आपराधिक मामले हैं वह बहुत अधिक हो रहे हैं। आपने देखा अभी 9000 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर दिल्ली का है। तो सबसे ज्यादा प्रदूषण भी दिल्ली में ही है और सबसे ज्यादा क्राइम रेट भी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों का ही है। तो यह बढ़ती हुई जनसंख्या का ही दुष्परिणाम है। छत्तीसगढ़ के अगर जनसंख्या वितरण को देखें हम तो थोड़ा सा बढ़ोतरी है यहाँ पर। ग्रामीण जनसंख्या में लगभग 10% का बढ़ोतरी है। यहाँ पर हम देखेंगे तो 77% जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है छत्तीसगढ़ की, और 23% जनसंख्या जो है वो शहरों में निवास करती है। फिर हम कोरिया जिले के आंकड़ों को देखें, कुल जो जनसंख्या है वह 6,58,917 है वर्ष 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार। इसमें पुरुष की जनसंख्या 3,34,737 है, तो महिला जनसंख्या 3,24,180 है। ग्रामीण जनसंख्या अगर हम देखें तो 2,05,299 है, जो लगभग 31% ग्रामीण जनसंख्या है। और शहरी जनसंख्या 4,53,618 है, जो 69% के आसपास है। साक्षरता दर जो है वो 70.64% है कोरिया जिले का। और लिंगानुपात जो है वह 968 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। अब हम देखते हैं कि लिंगानुपात होता क्या है। तो यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही हम लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात का जो सूत्र है वह सूत्र है कि स्त्रियों की कुल जनसंख्या बटे पुरुषों की कुल जनसंख्या गुणे 1000। अब हम देखते हैं भारत में लिंगानुपात का जो ग्राफ है वह बुक में दिया हुआ है। आप देखेंगे वर्ष 1901 से यहाँ पर आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं। अंतिम जनगणना हुई थी वर्ष 2011 के आंकड़ों में। यहाँ पर हम देखेंगे 943 है वर्ष 2011 के आंकड़े हैं, जो वर्ष 2001 से थोड़ी सी वृद्धि हुई है महिलाओं की संख्या में। और इस आंकड़ों में हम देखने से पता चलता है कि वर्ष 1991 है, उसमें सबसे कम 927 महिलाओं की संख्या है, वह सबसे कम दर्ज है। और सबसे अधिक अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख पाएंगे
वर्ष 1901 में 972 थी, जो घटते हुए अभी 943 में आ गई है। महिलाओं की संख्या जो है वो कम हो रही है, लेकिन वहीं पर हम देखें तो कुछ ऐसे भी भारत में राज्य हैं स्टूडेंट, जहां पर जो राष्ट्रीय लिंगानुपात है उससे भी स्थिति बहुत ही बेहतर है, जैसे केरल और तमिलनाडु। तो लिंगानुपात में भिन्नता है भारत में विभिन्न राज्यों में। तो हम देखते हैं जरा इस चार्ट के माध्यम से, देखेंगे हम केरल में जो लिंगानुपात है वो राष्ट्रीय लिंगानुपात हमने देखा था, तो 943 से अगर हम इसको बेंचमार्क माने स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि केरल की लिंगानुपात है वो 1084 है, जो काफी बेहतर है। उसके बाद हम देखेंगे तमिलनाडु का 995 है, लगभग 1000 के करीब है, तो यह भी बहुत बेहतर है। फिर आंध्र प्रदेश का 993 है, छत्तीसगढ़ का 991 है, जो राष्ट्रीय लिंगानुपात से बहुत ही अच्छी स्थिति में है। लेकिन वहीं हम देखें हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का लिंगानुपात तो क्रमशः 877, 895, 919, 912 और 926 है, जो कि पुरुष प्रधान समाज को इंगित करता है। यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में लिंगानुपात जो है वो राष्ट्रीय लिंगानुपात से संख्या कम है। तो इसके कारण जो है पितृ प्रधान समाज, ऐतिहासिक असमानता, बहुत लंबे समय से चली आ रही असमानता महिला और पुरुषों के बीच में, और महिलाओं के लिए कम आर्थिक अवसर इसके प्रमुख कारण हैं। वहीं पर हम देखें केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, तो राष्ट्रीय लिंगानुपात से यह अधिक है। इसका मुख्य कारण जो है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, समाज में महिलाओं की सक्रिय भूमिका और आर्थिक स्वावलंबन है। अब हम देखते हैं आयु संगठक में, जो आयु संगठन है वह 0 से 15 वर्ष की आयु को हम बांटेंगे बालक बालिका वर्ग में, और उसके बाद युवा वर्ग में हम बांटेंगे यहाँ पर 16 वर्ष से 59 वर्ष तक की आयु सीमा, और 59 वर्ष या उससे अधिक आयु को हम वृद्ध वर्ग में बांटेंगे। तो यहाँ पर इसे ही हम आयु संगठक कहते हैं। तो जिस देश में युवा वर्ग जो है जितना अधिक होगा, उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही अधिक तरक्की करेगी, आगे बढ़ेगी। हमारे देश के जो महामहिम राष्ट्रपति हैं वो भी अपने भाषणों में कहते हैं कि भारत एक युवाओं का देश है, मतलब युवाओं का जो प्रतिशत है वह अधिक है बजाय कि आश्रित वर्ग के। तो बालक बालिका वर्ग जो होते हैं वो आश्रित वर्ग कहलाएंगे, और वृद्ध वर्ग जिनके पास काम से या तो रिटायर होते हैं, पेंशनर्स होते हैं, उनके पास भी काम नहीं होता है, तो वह आश्रित वर्ग में आते हैं। और युवा वर्ग जो होता है वह अधिकतम उत्पादन क्षमता वाला होता है और अधिक गतिशील भी होता है। अब हम इस आयु विन्यास पिरामिड को देखेंगे वर्ष 2014 के आंकड़ों के अनुसार है। इसमें जो बाईं तरफ है वो पुरुषों की संख्या है, और जो दाईं तरफ पिरामिड का है वह महिलाओं की संख्या को इंगित करता है। और बीच में यहाँ पर आयु वर्ग दिखाया हुआ है 0 से 4 और 100+ तक यहाँ पर दिखाया गया है। उसका जो तली है वह जन्म दर को प्रदर्शित करता है स्टूडेंट, और शिखर है इस पिरामिड का वह मृत्यु दर को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर हम ये जो आयु वर्ग जितना अभी हमने घेरा लगाया है, इस वर्ग को ही हम कहेंगे युवा वर्ग। युवा वर्ग कहलाएगा, और युवा वर्ग जिस देश का जितना अधिक होगा वह देश आर्थिक रूप से उतना ही उन्नति करता है, तरक्की करता है, उत्पादन में वो भाग लेंगे और यही मानव संसाधन में शामिल होते हैं। तो अब हमारे पास ये विश्व के अलग अलग भागों के यहाँ पर जनसंख्या पिरामिड यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसका हम तुलना करें तो हम देखते हैं पश्चिम अफ्रीका, यहाँ पर जो जन्म दर है यहाँ पर बालक बालिकाओं का अधिक है, तो यह शिक्षा की कमी और इसको प्रदर्शित करता है, माने परिवार नियोजन की कमी है। और यहाँ पर हम देखेंगे जो बच्चों की जन्म दर वो अधिक है। और यहाँ पर हम देखेंगे, फिर हम जब टॉप में आते जा रहे हैं, आयु वर्ग जो है वह यहाँ पर 79 और 80 तक में यहाँ पर ये खत्म हो जा रही है। तो इसका मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है पश्चिम अफ्रीकी देशों में, जैसे नाइजीरिया जैसे गरीब देश में। और यहाँ पर मतलब ये मानना है कि जितने अधिक लोग होंगे परिवार की उतनी ज्यादा कमाई होगी। तो शिक्षा की कमी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का न होना इस पिरामिड को दिखाता है कि जीवन प्रत्याशा है वो पश्चिम अफ्रीकी देशों का वह कम है। प्रगतिशील
जनसंख्या वृद्धि को दिखाता है। जनसंख्या वृद्धि जो है वो यहाँ पर प्रगतिशील है, बढ़ रही है, ये इस बात का प्रमाण है। यहाँ दूसरे नंबर पर भारत का देखें तो यहाँ पर जन्म दर पश्चिमी अफ्रीकी देशों से कम है और यहाँ पर जो अधिकतम आयु है वह बेहतर है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये बताते हैं कि साक्षरता का जो स्तर है और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वह पश्चिम अफ्रीकी देशों से बेहतर है, पर यूरोपीय देश की तुलना में इतनी अच्छी अभी नहीं है। और ये जो है जनसंख्या के स्थिर होने का प्रमाण फिर है। हम पश्चिमी यूरोपीय देशों का अगर हम देखें तो यहाँ पर जो जन्म जो है वो देखेंगे काफी कम है बालक बालिका का, और युवा वर्ग है उनकी जो आयु है वह मतलब उनकी जो संख्या है वो बेहतर है। इसका मतलब है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर इंगित करता है। और यहाँ पर हम देखेंगे जो शिखर है वहाँ पर भी काफ़ी लोग यहाँ पर जीवित रह रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर पश्चिमी यूरोप में महिलाओं का आयु काल यहाँ अधिक है। इसका मतलब यह है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बेहतर हैं, लेकिन जन्म दर जो है वो कम होती जा रही है। तो यह जो जनसंख्या वृद्धि है वो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि को इंगित करती है। फिर हम देखेंगे स्टूडेंट मानव संसाधन और आर्थिक विकास। इसमें हम देखेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य आर्थिक समृद्धि के महत्वपूर्ण कारक हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूंजी की वृद्धि के कारण ही आर्थिक समृद्धि होती है। विकासशील देशों में मानव पूंजी की समृद्धि तो बहुत तेजी से हो रही है, किंतु उनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि उतनी तीव्र गति से नहीं हो रही। इसका मुख्य कारण यह है कि आय का असमान वितरण। 7वीं पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया था कि उचित प्रशिक्षण पाकर एक विशाल जनसंख्या अपने आप में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने वाली परिसंपत्ति बन जाएगी। साथ ही यह वंचित दिशा में सामाजिक परिवर्तन की भी सुनिश्चित करेगा। ड्यूस नाम जर्मन बैंक ने जुलाई 2005 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 तक विश्व के 4 प्रमुख विकास केंद्रों में से एक बनकर उभरेगा। आयरलैंड को विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था का प्रयोग करने वाला देश माना जाता है। विश्व बैंक के अनुसार यदि भारत भी आयरलैंड जितना ज्ञान का प्रयोग करे तो 2020 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय 2,19,142 रुपए हो जाएगी। अब हम देखते हैं साक्षरता के दर को। वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार तो देश की कुल साक्षरता जो दर है वह 74.04% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता जो है वह 82.14% है और महिलाओं की 65.46% है। तो महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों के मुकाबले में 17% के आसपास यहाँ पर कम है। फिर अधिकतम साक्षरता वाला राज्य हम देखें तो केरल है, जहां पर राष्ट्रीय जो साक्षरता दर है उससे कहीं अधिक 93.93% यहाँ पर केरल का है। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है वो बिहार है, वो 61.82% है। वहीं महिला साक्षरता के कम होने के क्या कारण है तो उसमें देखेंगे सामाजिक जागरूकता का अभाव। समाज में लोग पुरुष या पुत्र को ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये एक सामाजिक जागरूकता का अभाव है। फिर अंधविश्वास और रूढ़िवादिता यहाँ पर आ जाती है। जो अंधविश्वास यहाँ पर है कि पुरुष जो है वंश को आगे ले जाएंगे और महिलाएं जो है वह पराया धन होती हैं, इस तरह का अंधविश्वास और रूढ़िवादिता पाली जाती है। गरीबी भी इसका मुख्य कारण है। गरीब ये सोचता है कि जितने अधिक बच्चे पैदा होंगे उतनी अधिक आमदनी के स्रोत होंगे, तो गरीबी भी यहाँ जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। और वह केवल पुरुषों को ही शिक्षित कराते हैं क्योंकि पुरुष बाहर जाके काम करेंगे। फिर नज़दीक में विद्यालय का ना होना, इससे क्या हो जाता है शाला त्यागी बच्चों की संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है। 5वीं 8वीं तक मुश्किल से पढ़ते हैं, उसके बाद स्कूल जो है दूर हो जाता है और जैसे ही स्कूल दूर हो जाता है तो बालिकाओं को दूर तक स्कूल भेजने के लिए परिवार जो है वो या तो खर्चा वहन नहीं कर पाता या फिर वो तैयार नहीं होते हैं सामाजिक अपराधों के कारण, तो इस वजह से भी उनकी पढ़ाई छूट जाती है। फिर सह शिक्षा जो को एजुकेशन होता है, बालक और बालिका दोनों एक जगह पर पढ़ाई करते हैं, तो इस वजह से जो को एजुकेशन सिस्टम होता है उसमें भी बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो रुचि नहीं रखते हैं। फिर घरेलू जीवन यापन की भी बाध्यता होती है। घरेलू जीवन यापन घर का काम करने में भी उसकी बाध्यता के कारण भी यहाँ पर महिला की साक्षरता कम हो जाती है। और वैज्ञानिक सोच की
कमी। वैज्ञानिक सोच का कमी का अर्थ यह है कि महिलाएं भी बहुत नाम कमा रही हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर आसीन हो रही हैं, बड़े कलेक्टर और इस तरह के आईपीएस और भारतीय सेना में भी भर्ती हो रही है। तो इस तरह का जो वैज्ञानिक सोच है इसकी भी कमी है कि यहाँ पर पुत्र और पुत्री में कोई अंतर ना करें। गवर्नमेंट इतना भी कर रही है लेकिन इसके बावजूद भी तो वैज्ञानिक सोच की कमी के कारण भी यहाँ पर महिला साक्षरता में कमी का कारण बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखेंगे स्टूडेंट कि साक्षरता में किसको शामिल किया जाता है। तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्ति की किसी एक भाषा में यदि वो लिख या पढ़ सकता है तो वह साक्षरता कहलाता है। वर्ष 2001 की जनगणना में इसे शामिल किया गया था। लेकिन यदि हम राष्ट्रसंघ के जनसंख्या आयोग के अनुसार देखें तो साक्षर व्यक्ति वह होता है जो 15 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो और किसी भाषा में साधारण संदेश को पढ़ लिख या समझ सकता हो। तो यहाँ पर ये जो 74% का आंकड़ा है यह उन्हीं व्यक्तियों का आंकड़ा है। यहाँ 15 वर्ष या उससे अधिक के आंकड़ा है ये। फिर हम देखते हैं जनसंख्या और विकास को। अगला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का देखें तो मानव विकास सूचकांक की गणना शुरू हुई है और उसमें हम देखते हैं 3 चीजें शामिल की जाती है। जीवन प्रत्याशा मतलब औसत कितनी आयु तक एक व्यक्ति जीता है किसी देश का, और शिक्षा सूचकांक। शिक्षा सूचकांक का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल का कितना वर्ष शिक्षा ग्रहण करने में व्यतीत करता है। और तीसरा जो है वो जीवन निर्वाह का स्तर या प्रति व्यक्ति आय उस देश की कितनी है। इन तीनों तत्वों को शामिल करके एक मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी किए जाते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट भारत में मानव विकास सूचकांक के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्न प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा रहा है, रोजगार प्रदान करना, विकास दर में वृद्धि का प्रयास करना, इतने सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसमें लगभग 189 देश इसमें शामिल किए गए हैं और भारत का जो स्थान है वो 130वां है। ठीक है स्टूडेंट, 130वां भारत का स्थान है जो 609 अंक के साथ है, जबकि नॉर्वे प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत का जो है वो जीवन प्रत्याशा वर्ष 68 वर्ष है, जबकि 86 वर्ष है नॉर्वे में, इसलिए वो प्रथम स्थान है। और दूसरा हम शिक्षा में देखें यहाँ पर तो 5 वर्ष 5 माह के करीब यहाँ समय भारत में व्यतीत करते हैं शिक्षा ग्रहण करने में। यहीं पर नॉर्वे जैसे देश में देखें तो यह काफ़ी अधिक है। फिर जीवन निर्वाह का स्तर अगर हम देखें या प्रति व्यक्ति आय देखें तो भी $5,497 हैं भारत का, जबकि नॉर्वे का $65,000 के करीब है ये प्रति व्यक्ति आय। तो इसकी अवधारणा सर्वप्रथम हम देखेंगे महबूल उल हक, जो बुक में आपको फोटो दिया हुआ है, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री इनके द्वारा दिया गया, और अमर्त्य सेन भी भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं, इनके द्वारा भी यह सहयोग प्रदान किया गया। तो यह जो सूचकांक है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी किए गए और वर्ष 1990 में ये पहली बार जारी किए गए। तो ऊंची जनसंख्या व गरीबी के बीच क्या संबंध है, क्या संबंध है भी या नहीं, तो इसको हम देखें कि उत्पादन और संसाधन कभी स्थिर या सीमित नहीं होते, वे तकनीक पर निर्भर करते हैं। तो जनसंख्या बढ़ती है तो संसाधनों का दोहन भी बढ़ेगा और नए नए तकनीक का प्रयोग करके संसाधन को और बढ़ाया जा सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि का सीधा सीधा संबंध गरीबी से नहीं है। फिर हम देखें किसी समाज में कितना उत्पादन होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहां काम करने के लिए कितने लोग हैं और कुशलता कैसी है। फिर गरीबी साधनों की कमी के कारण नहीं बल्कि उसके असमान वितरण के कारण होती है। इसीलिए गांधी जी ने भी कभी कहा था कि धरती पर हर इंसान की जरूरतों के लिए पर्याप्त संसाधन है मगर किसी के लालच के लिए नहीं। तो अगर संसाधनों का उचित दोहन किया जाए तो पर्याप्त संसाधन इस संसार में मौजूद हैं और उनका नए नए तकनीक प्रयोग करके उन संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है जिससे कि वह जनसंख्या के आपूर्ति को पूरा कर सके। लेकिन यदि कुछ व्यक्ति उसको चाहे कि वो केवल अपनी ही आवश्यकताओं को पूरी करने में उसका प्रयोग करे तो कितनी भी संसाधन हो वो हमेशा कम ही पड़ेगा। इस तरह से हम देखें तो विश्व में खनिज तेल की प्रति व्यक्ति उपभोग का एक आंकड़ा आपके बुक में दिया हुआ है। तो इससे यह पता चलता है कि जितने भी विकसित देश हैं जैसे कि अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, तो जितने विकसित देश हैं खनिज तेल का प्रयोग वो उतना अधिक करते हैं। ये किलो टन में खपत दिया हुआ है प्रति व्यक्ति का। और यहीं पर अगर हम विकासशील देशों में देखें, बांग्लादेश, भारत और एशियाई देशों में पाकिस्तान का, तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति खनिज तेल की खपत काफी
कम है। तो इसका मतलब यदि सभी लोगों की स्थिति को कर दिया जाए अमेरिका के मध्यम वर्ग के बराबर, तो क्या सारे संसाधन जो उपलब्ध हैं हर देश में, क्या वो पर्याप्त होंगे? नहीं, वो पर्याप्त नहीं होंगे, क्योंकि विकसित देशों में और विकासशील देशों में खनिज संसाधनों का जो खपत है वो अलग अलग है। ठीक है, विकसित देशों में अधिक है खपत और विकासशील देशों में कम है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक जो हमारा है जनसंख्या सम्मेलन को। यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे, राष्ट्र संघ के द्वारा जनसंख्या सम्मेलन किया जाता है। तो इसमें समस्त जनसंख्या सम्मेलन को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन महत्वपूर्ण जो जनसंख्या सम्मेलन है बुक में दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण सम्मेलन वह 1974 का है, क्योंकि इसमें भारत ने पूरे विश्व के समक्ष एक मत को प्रस्तुत किया कि विकास ही सबसे बड़ा गर्भ निरोधक है। और यह जो सम्मेलन हुआ था, अब इसमें इस चित्र में देख पा रहे होंगे, यह जो गहरे हरे रंग में आपको दिख रहा है ये रोमानिया है, जो एक यूरोपियन देश है, उसका एक शहर है बुखारेस्ट, वहां पर यह सम्मेलन हुआ था। तो इसमें जो वक्तव्य दिया था, विकास ही सर्वोत्तम गर्भ निरोधक या इंट्रासेप्टिव है, ये बात भारत ने पूरे विश्व के सामने रखा था। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका अर्थ यह होता है कि विकास होगा तो आबादी अपने आप कम हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर विकास बढ़ेगा, शिक्षा स्तर बढ़ेगा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी, तो अपने आप परिवार ये समझ जाएगा कि उसका परिवार छोटा होना चाहिए, और छोटा होगा तो सुखी होगा। और विकास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वह चाहे एजुकेशन में हो, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं में हो। अगर विकास होगा तो आबादी अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। यह सबसे अच्छा और सर्वोत्तम इंटरसेप्टिव होगा। यह बात भारत ने दुनिया के सामने रखी। 1984 में मैक्सिको में भी एक सम्मेलन हुआ था, लेकिन हम सारे सम्मेलनों को हम तो इसमें शामिल नहीं कर सकते, समय हमारे पास लिमिटेड है। तो 1994 में काहिरा सम्मेलन हुआ था, यह मिस्र में यह सम्मेलन हुआ था, सितंबर में 5 सितंबर से 12 सितंबर 1994 में यह सम्मेलन हुआ था। और यहाँ पर भी कुछ बातें मुख्य रूप से आई, जिसमें हम देखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले स्वस्थ परिवारों को संयोग से नहीं बल्कि पसंद से बनाया जाता है। जो परिवार होते हैं स्वस्थ परिवार, वह ऐसे ही किस्मत से नहीं होते बल्कि पसंद से, मतलब बिल्कुल प्लान करके उसे स्वस्थ परिवार बना सकते हैं। ये बात इसमें काहिरा सम्मेलन में मुख्य रूप से आई। और इसमें जो दूसरी बात इसमें शामिल की गई, आने वाले 20 वर्षों में, मतलब 94 में देखा जाए तो 20 वर्ष अब आने ही वाले हैं, महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में लाना होगा, और इसके लिए उनके अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, और जो बच्चे के जन्म के लिए उन्हें जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, और जो जिस समय बच्चे छोटे होते हैं या वो गर्भवती होते हैं तो उस समय उनको अच्छी सुविधाएं प्रदान करना, इस बात को लेकर के यहाँ पर काहिरा सम्मेलन में मुख्य बातें लगाई गई कि महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने होंगे। यदि महिला शिक्षित होगी तो जनसंख्या अपने आप काबू में होगी। तो अगला जो सम्मेलन होगा वह 4 से 5 नवंबर को वर्ष 2021 में साउथ अफ्रीका के केप टाउन शहर में यह सम्मेलन आयोजित होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो मानव संसाधन का जो टॉपिक है वो खत्म हुआ, और ये आपके सामने कुछ गृह कार्य है। इस गृह कार्य को आप लोग कर लेंगे और दिए हुए ईमेल आईडी पर भेजेंगे।